वेलकम टू एक्यूमैन। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अगर 2023 में हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो हमें उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं कुछ पॉइंट डिस्कशन के लिए लेकर आई हूँ। 3 पॉइंट्स हैं, हम इनको आज डिस्कस करते हैं और हमें जो 2023 में गवर्नमेंट जॉब चाहिए वो हमें कैसे मिलेगी उसके लिए हम देखते हैं आज। ठीक है, चलिए। तो पहला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि 2023 में कौन कौन सी नई वैकेंसीज आई हैं और आने वाली हैं। सेकंड पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि कंप्लीट सिलेबस क्या है, हमें क्या पढ़ना पड़ेगा तब जाके हमें इस साल जॉब मिलेगी। थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट में हम देखेंगे कि हमें पढ़ना कैसे है। हमें गवर्नमेंट जॉब तो चाहिए लेकिन हमें तैयारी भी तो करनी पड़ेगी, तो हम कैसे तैयारी करें कि हमें इस साल नौकरी मिल जाए। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम हम इस सेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं और डिस्कस करते हैं इन 3 पॉइंट्स को डिटेल में। जो नई वैकेंसीज आई हैं वो मैं आपको बताने जा रही हूँ आगे। उसके लिए ये लिंक भी है, अगर आप इस लिंक से जाके देखें तो आपको नई वैकेंसीज जो आई हैं वो देखने को मिलेंगी। बट हम अभी पूरी वैकेंसीज जो भी नई आई हैं वो हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, पहली वैकेंसी जो आई है वो नारदा एंड कल्चर डिपार्टमेंट में है। क्लास 2 की वैकेंसी है, ये असिस्टेंट इंजीनियर क्लास 2 की वैकेंसी है। ये 100 वैकेंसीज इसमें अपडेट हुई हैं। अभी इसका फॉर्म फिलिंग डेट कब है वो हम देखते हैं। 15 अगस्त 2023 में इसका फॉर्म फिलिंग डेट होगा। देन एग्जाम डेट 26 नवंबर 2023 को इसका एग्जाम हो जाएगा एंड रिजल्ट हमें फेब में मिलेगा 2024 में। उसके बाद इंटरव्यू होगा जिसकी डेट उन्होंने बताई है मई 2024 में इंटरव्यू भी इस एग्जाम का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट वैकेंसी देखते हैं कौन सी आई है। नेक्स्ट वैकेंसी जो अपडेट हुई है वो है जीएमसी गांधीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ये भी असिस्टेंट इंजीनियर क्लास 2 की वैकेंसी है। नंबर ऑफ वैकेंसी 7 है। जो एग्जाम फॉर्म फिलिंग डेट है वो 15 नवंबर 2023 का है। एग्जाम डेट जो होगा वो 21 जनवरी 2024 में होगा। रिजल्ट हमें जो मिलेगा वो अप्रैल में 2024 में मिलेगा एंड इंटरव्यू 2024 जून में होगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट वैकेंसी भी डिस्कस कर लेते हैं। जो तीसरी नई वैकेंसी आई है जो अपडेट हुई है कैलेंडर में वो है अगेन गांधीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, बट ये एडिशनल असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी है क्लास 3। 11 वैकेंसीज इसमें आई हैं। इसकी फॉर्म फिलिंग डेट्स भी हम एक बार देख लेते हैं। फॉर्म फिलिंग डेट 15 नवंबर 2023 में होगा। एग्जाम डेट 28 जनवरी 2024 में हो जाएगा एंड रिजल्ट हमें मई 2024 में मिल जाएगा। तो ये वैकेंसीज अपडेट हुई हैं हमारे कैलेंडर में। ठीक है, अभी हम और वैकेंसीज जो आने वाली हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। और भी कुछ वैकेंसीज जो आने वाली हैं फ्यूचर में उसके बारे में भी हम एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। फर्स्ट वैकेंसी है वर्क असिस्टेंट की। 400 वैकेंसीज अपडेट हुई हैं जो आने वाली हैं फ्यूचर में। नेक्स्ट है एडिशनल असिस्टेंट इंजीनियर की 85 वैकेंसीज अपडेट हुई है। सर्वेयर की 817 वैकेंसीज अपडेट हुई हैं एंड लास्ट सीनियर सर्वेयर की 57 वैकेंसीज अपडेट हुई हैं जो कि फ्यूचर में ये वैकेंसी सारी आने वाली हैं। क्लास 2 की भी अभी फ्यूचर में बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं, लगभग 1500 वैकेंसीज अपडेट होने वाली हैं। तो तैयारी हमें पूरी करके रखनी पड़ेगी। ठीक है, उसके लिए हम हैं, आपको गाइड करेंगे कि आपको कैसे तैयारी करनी है। तो आपकी तैयारी आप पूरी कंप्लीट रखिए जिससे आप इस साल 2023 में एग्जाम निकाल सकें। चलिए, जो हमारा सेकंड पॉइंट था डिस्कशन के लिए वो था सिलेबस। हम सिलेबस देख लेते हैं कि क्या सिलेबस है जो हमें पढ़ना होगा क्लास 3 एंड क्लास 2 एग्जाम के लिए। ठीक है, अभी मैं आपको जो सिलेबस बताने जा रही हूँ वो क्लास 2 का है। लगभग क्लास 2 और क्लास 3 का जो सिलेबस होता है वो सेम होता है। ठीक है, थोड़ा सा बस पैटर्न में डिफरेंस होता है कि क्लास 3 में 75 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं,
फॉर नॉन टेक्निकल एंड टेक्निकल में भी 75 मार्क्स। और अगर हम क्लास 2 में देखें तो क्लास 2 में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो लगभग 200 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं टेक्निकल एंड 100 मार्क्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नॉन टेक्निकल में। ठीक है, तो अभी हम डिस्कशन करने जा रहे हैं क्लास 2 का जो सिलेबस है वो हम अभी डिटेल में देखने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले नॉन टेक्निकल सिलेबस में, मतलब पार्ट 1 में। तो अगर हम पार्ट 1 में देखें तो हमें कौन से सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करने होंगे नॉन टेक्निकल में। तो नॉन टेक्निकल में जो फर्स्ट सब्जेक्ट हमें स्टडी करना है वो है ज्योग्राफी, कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन इकोनॉमी, जनरल मेंटल एबिलिटी, जनरल साइंस, डेली इवेंट्स ऑफ रीजनल, नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस इंक्लूडिंग स्पोर्ट्स। चलिए नेक्स्ट पार्ट 2 में हम डिस्कशन करेंगे टेक्निकल सब्जेक्ट्स का। तो फर्स्ट सब्जेक्ट है बिल्डिंग मटेरियल। डिटेल हमें क्या क्या टॉपिक्स इसमें कवर करने होंगे मैंने आपको ये बताया हुआ है इसमें। अगर आप हमारा PYQ देखें तो PYQ में भी डिटेल सिलेबस बताया गया है और उसका कितना कितना वेटेज है ईच टॉपिक का वो भी डिटेल में इंफॉर्मेशन PYQ में दी गई है। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट मैं आपको ये बताने भी वाली हूँ कि डिटेल्ड सब्जेक्ट वाइज वेटेज कितना कितना है क्लास 2 एंड क्लास 3 का। ठीक है, चलिए देखते हैं हम आगे। सेकेंड सब्जेक्ट सॉलिड मैकेनिक्स है, उसके भी टॉपिक्स उन्होंने बताए हैं क्या क्या हमें पढ़ना है। स्ट्रक्चरल एनालिसिस, बहुत स्टूडेंट्स का स्ट्रक्चरल एनालिसिस वीक होता है तो हम देख सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हमको इसमें बने, हम उन पे फोकस करें। ठीक है, और इनमें जो टॉपिक है उनका डिटेल वेटेज भी हमारे PYQ में गिवन है। PYQ को परचेस करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आप उधर से PYQ को परचेस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। स्ट्रक्चरल एनालिसिस मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स, डिजाइन ऑफ कंक्रीट एंड मैसनरी स्ट्रक्चर्स, CPM, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, FM, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग, सर्वेइंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, रोड सेफ्टी मेजर्स। नेक्स्ट है सिविल इंजीनियरिंग इन गुजरात। मतलब इसमें क्या है कि आपको जो भी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, रिजर्वायर्स हैं, डैम्स हैं, है ना, उसके बारे में स्टडी करनी होती है। तो इसका ऑलरेडी हमने वीडियो प्रोवाइड किया हुआ है हमारे यूट्यूब चैनल पे, आप वहाँ पर जाके भी इसको पढ़ सकते हैं इस सब्जेक्ट को। ठीक है, देन लास्ट है करंट ट्रेंड्स एंड रिसेंट एडवांसमेंट इन अबव फील्ड। ओके, सो ये सारा सिलेबस था जो कि आपको क्लास 2 में एंड क्लास 3 में पूछा जाता है ना। अभी इसका डिटेल जो वेटेज है सब्जेक्ट वाइज वो अभी हम नेक्स्ट डिस्कशन करना जा रहे हैं और इस प्रॉपर डिटेल्ड वेटेज का हमारे PYQ में भी गिवन है। आप जाएं, आप अगर परचेस करते हैं तो आप देख सकते हैं डिटेल्ड सब्जेक्ट वाइज सिलेबस इन ईच एग्जाम्स, नर्दा एंड कल्चर, रोड एंड बिल्डिंग, GMC, GWSSB क्लास 1, 2 एंड 3 के लिए डिटेल में वेटेज दिया गया है सब्जेक्ट वाइज एंड टॉपिक वाइज वेटेज भी हमने डिस्कशन किया हुआ है हमारे PYQ में। चलिए अब हम सब्जेक्ट वाइज वेटेज कितना कितना है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे एंड जो एग्जाम है वो नर्दा एंड कल्चर के लिए हम देखने जा रहे हैं क्लास 2। ठीक है, सो अगर हम बात करें तो आप देख रहे हैं जो ग्रीन कलर से जो सब्जेक्ट्स हैं टॉप के 6 सब्जेक्ट्स, बिल्डिंग मटेरियल, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग, ब्रिज इंजीनियरिंग, सॉलिड मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स। जो सबसे ज़्यादा वेटेज होता है वो होता है बिल्डिंग मटेरियल का। कितना पूछा जाता है उसमें 14%, 14% वेटेज होता है बिल्डिंग मटेरियल का और सारे एग्जाम्स में बिल्डिंग मटेरियल का वेटेज हाई होता है। ठीक है, तो हमें बिल्डिंग मटेरियल सबसे पहले पढ़ के रख लेना है। ठीक है, सो बिल्डिंग मटेरियल का वेटेज 14% है। अगर हम देखें एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का 13% है ना। सो हम ये मान के चलें कि जो टॉप के 2 सब्जेक्ट्स हैं बिल्डिंग मटेरियल एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, हम दोनों को पहले पढ़ के खत्म कर लें। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग, 8% होता है नर्दा एंड कल्चर में, है ना। और ये जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग, ब्रिज इंजीनियरिंग, सॉलिड मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स,
इन चारों सब्जेक्ट्स का जो वेटेज होता है वो 8% होता है। ठीक है, तो पहले हम फर्स्ट 2 सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करें, देन उसके बाद ये 4 सब्जेक्ट्स पे फोकस करें। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स का सोम एंड एफएम वीक होता है। ठीक है, तो आप अगर उसको एंडिंग में पढ़ें और जियोटेक और ब्रिज इंजीनियरिंग को हम पहले खत्म कर लें, क्योंकि ब्रिज इंजीनियरिंग ज्यादा बड़ा नहीं है और उससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और छोटा सा सब्जेक्ट है। तो आप सबसे पहले जियोटेक खत्म करें देन एंड फिर ब्रिज इंजीनियरिंग खत्म करें, उसके बाद फिर सोम एंड एफएम की तरफ आगे बढ़ें। तो ऐसे करके आपने ये 6 सब्जेक्ट्स पढ़ लिए और आपका इतना वेटेज जो बताया गया है मैंने ये लिखा हुआ है। ठीक है, सो अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और सब्जेक्ट्स देखें जो ब्लू कलर से मार्क्ड हैं, सर्वेइंग, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, स्टील स्ट्रक्चर, सीपीएम। ठीक है, इन चारों सब्जेक्ट का जो वेटेज है वो 7% है। जब आपके ये सब्जेक्ट्स खत्म हो जाएं उसके बाद हम इन सब्जेक्ट्स पर बढ़ें। अब इन सब्जेक्ट्स में हम बात करें सर्वेइंग का 7% वेटेज है। बहुत आसान सब्जेक्ट होता है, स्कोरिंग होता है, आपके मार्क्स जो हैं वो यहाँ से इंक्रीज करेंगे, है ना, और जल्दी भी खत्म हो जाता है पढ़कर। तो हम सर्वेइंग खत्म करेंगे उसके बाद, देन उसके बाद आपके सब्जेक्ट्स जो होंगे वो आपको पढ़ना है स्ट्रक्चरल एनालिसिस, स्टील स्ट्रक्चर्स एंड सीपीएम। ठीक है, नेक्स्ट है लास्ट में बचते हैं आपके 3 सब्जेक्ट्स, आरसीसी, इरिगेशन, हाइड्रोलॉजी। ठीक है, अब ये 3 सब्जेक्ट्स में आप देख लें सामने वेटेज गिवन है 6%, 4%, 3%। ठीक है, इन सब्जेक्ट का वेटेज मैंने आपको दे दिया है 6%, 4% एंड 3%। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो इनको भी एंड में कवर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहें तो हाइड्रोलॉजी को इनमें से जिनका वेटेज कम है उनको लेफ्ट भी कर सकते हैं, बट टॉप के सब्जेक्ट ग्रीन कलर वाले तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ के रखने हैं एंड देन आपको ब्लू कलर वाले सब्जेक्ट्स पर बढ़ना है आगे। ठीक है, चलिए जो टॉप के 6 सब्जेक्ट्स हैं ना, अगर आप इनको ही अच्छे से पढ़ लेते हो तो टेक्निकल में आपका 50% स्कोर आ जाएगा। ठीक है, और रेस्ट आपको से 10 से 15% ही स्कोर करना होगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे रैंक नहीं लेकर आना है ना, आपको यहाँ पे 300 नंबर का पेपर होता है। आपको ये टारगेट नहीं करना है कि मेरे 250 से लेके 280 तक मेरे मार्क्स आ जाएं, ये हमें टारगेट नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमारा यहाँ पे कट ऑफ निकल जाए। ठीक है, कट ऑफ क्लियर हो। तो कट ऑफ क्लियर करने के लिए आपको टॉप के 6 सब्जेक्ट्स आप पढ़ लो बहुत अच्छे से, और अगर इनको अच्छे से पढ़कर आप एग्जाम देते हो तो आपका 50% स्कोर टेक्निकल सब्जेक्ट में हो जाएगा। ठीक है, रिमेनिंग आप नॉन टेक्निकल से 10 से 15% आप स्कोर कर लो तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। जो ब्लू वाले सब्जेक्ट्स हैं जो आप देखें, सर्वेइंग, स्ट्रक्चर एनालिसिस, स्टील स्ट्रक्चर, सीपीएम, इनमें से 2 सब्जेक्ट थोड़े आसान होते हैं, सर्वेइंग एंड सीपीएम। अगर इनको आप एक बार थोड़ा अच्छे से पढ़ते हो तो आपके मार्क्स थोड़े से इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, जिनका नॉन टेक्निकल थोड़ा वीक होता है, समझ में नहीं आता है कैसे क्या पढ़ना है, तो वो ये सब्जेक्ट्स को भी टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये मैंने आपको बता दिया है वेटेज, इसके अकॉर्डिंगली आप पढ़ाई करिए और नर्दा एंड कल्चर में जो वैकेंसीज हैं उनको टारगेट करिए और मार्क्स लेकर आइए। ठीक है, चलिए अब हम क्लास 3 का वेटेज भी एक बार देख लेते हैं, सब्जेक्ट वाइज वेटेज। तो अगर हम इसमें देखें टॉप 7 सब्जेक्ट्स जो हैं इनका वेटेज देखें आप, हाईएस्ट वेटेज है। अगर टॉप 7 सब्जेक्ट्स को आप टारगेट में लेकर कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका टेक्निकल साइड से 50 to 60% आप स्कोर कर लेंगे। आपको 10 to 15% स्कोर करना होगा नॉन टेक्निकल एग्जाम में, नॉन टेक्निकल साइड से, तो आपका जो कट ऑफ है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो हम देखें टॉप के 7 सब्जेक्ट्स में से जो टॉप का अगर देखें 2 सब्जेक्ट, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, इसका 13% वेटेज है। अगर आप इन 2 सब्जेक्ट को पहले पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा है, देन उसके बाद आप जो नेक्स्ट सब्जेक्ट्स हैं फ्लूइड मैकेनिक्स, बिल्डिंग मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन, स्टील एंड स्ट्रक्चरल एनालिसिस पर फोकस करें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है ना कि स्ट्रक्चरल वाला पार्ट स्टूडेंट्स का वीक होता है, तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आप टॉप के जो सब्जेक्ट्स हैं अगर उनमें से आप 5 सब्जेक्ट भी टारगेट लेके चलते हैं तो इनफ है। ठीक है, तो आपका यहाँ से 50% स्कोर हो जाएगा। सर्वेइंग भी स्टूडेंट्स का अच्छा होता है, अगर आप उसको एक बार पढ़ लें तो आप
ये जो सब्जेक्ट्स हैं उनको कवर अप कर सकते हैं ऊपर, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट्स का एनालिसिस वेटेज मैंने आपको बता दिया, इसके अकॉर्डिंगली ही पढ़ाई करिए आगे, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट आगे बढ़ने जा रहे हैं कि पढ़ना कैसे है। हमने ये तो देख लिया है कि क्लास 2 में एंड क्लास 3 में सब्जेक्ट वाइज वेटेज क्या क्या है, ठीक है। अब हमें ये पता चल गया है कि हमें किस सीरियलिटी वाइज हमें सब्जेक्ट्स को लेना है और पढ़ाई करना है, बट अब पढ़ना कैसे है वो हम एक बार डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अब हम थर्ड पॉइंट डिस्कशन करते हैं कि हमें पढ़ाई कैसे करनी है। हमने क्लास 2 एंड क्लास 3 में सब्जेक्ट वाइज वेटेज देख लिया है, अब उन सब्जेक्ट्स को हमें पढ़ना कैसे है, ठीक है। तो वो हम देखते हैं और वो मैं आपको बताती हूँ कि आपको पढ़ना कैसे है, ठीक है। ये कुछ प्लान है, ये हम अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं कि आप इस तरीके से पढ़ाई करिए। अगर इस तरीके से आप पढ़ाई करते हैं तो आपका सिलेक्शन इस साल पक्का है, ठीक है। चलिए पहला पॉइंट हम डिस्कशन करते हैं कि 2 से 3 घंटे डेली लेक्चर्स अटेंड करना है ना। तो हमारा 7 दिन में से 6 दिन क्लास लगती है और 6 दिन में 2 से 3 घंटे इवनिंग में क्लास चलती है डेली, ठीक है। सिर्फ 2 से 3 घंटे ही हम स्टूडेंट्स को लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, 2 से 3 घंटे ही उसको लेक्चर अटेंड करना है। हम 8 घंटे पे फोकस नहीं करते, हम 8 घंटे क्लास नहीं लगाते हैं कोई भी सब्जेक्ट की। अगर हमने 8 घंटे क्लास लगा दी तो अगर जो हमने आपको टारगेट अलग से दिया है वो आप पूरा ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आपको इतना सारा पढ़ना है, इतना सारा प्रोसीजर आपको फॉलो करना है, तब जाके वो सब्जेक्ट आपका पक्का कंप्लीट होगा। क्लियर हुई? अकेले इसमें ऐसा नहीं है कि आपने नोट्स पढ़ लिए, रिवाइज कर लिए तो वो सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, नहीं। आपको वो सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, पिछले साल के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, टेस्ट देना पड़ेगा, तब जाके वो सब्जेक्ट आपका कंप्लीट होगा। क्लियर? तो इसलिए हम बिलीव करते हैं कि आपके जो इंस्टीट्यूट की तरफ से जो लेक्चर लगे वो एक दिन में 2 से 3 घंटे का ही लेक्चर होना चाहिए, बाकी का समय आप यूटिलाइज कर पाएं ये सारी चीज़ों को करने के लिए, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट पॉइंट में आपको डिस्कस करती हूँ कि 6 दिन हमारी क्लास लगती है, 6 दिन में इवनिंग में क्लास होती है, 2 से 3 घंटे की क्लास होती है, आप वो अटेंड करिए, ठीक है। और बाकी का समय जो टारगेट दिया जाता है उस टारगेट को अचीव करिए, ठीक है। तो ये फर्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कशन हो गया। एक दिन का समय भी दिया जाता है कि आप घूम फिर सकते हैं और रेस्ट कर सकते हैं। बाकी के 6 दिन आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि अभी हमारे पास समय है। नर्मदा एंड कल्चर की वैकेंसीज आई हैं, फॉर्म फिलिंग डेट अभी आने वाली है, जो मैंने आपको बताई थी वो डेट हो सकती है, उस दिन फॉर्म फिल हो सकते हैं। तो हम अगर तब तक टारगेट बना के चलें तो हम एक दिन रेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखें कि वीकली रिवीजन ऑफ ऑल दी टॉपिक्स। अब क्या होता है कि 6 दिन आपकी क्लास लगी, 6 दिन 2-3 घंटे क्लास लगी है, ईच डे 2 से 3 घंटे की क्लास हुई है, तो उसको प्रॉपर रिवीजन भी करना है। फॉर एग्जाम्पल मंडे है ना, फॉर एग्जाम्पल मंडे के दिन इवनिंग में आपकी क्लास लगी 7 से 10 बजे तक, तो वो आपने पढ़ लिया, कॉपी में नोट कर लिया। अब नेक्स्ट डे क्लास स्टार्ट होने से पहले आपको पिछले दिन का रिवाइज करना है, फिर ही नेक्स्ट डे की क्लास को अटेंड करना है, ठीक है। फिर ट्यूसडे को आपकी क्लास लगी, ट्यूसडे को क्लास हो चुकी है, अब वेडनेसडे के लिए आपको क्या करना है, मंडे ट्यूसडे का प्रॉपरली रिवाइज करना है, देन ओनली आपको वेडनेसडे की क्लास अटेंड करनी है। तो ये आपको पूरा प्रोसीजर पूरा फॉलो करना है, तभी जाके आपका पूरा सब्जेक्ट फिनिश होगा। जिस दिन आखिरी क्लास होगी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, उस दिन जिस दिन आखिरी क्लास होगी पर्टिकुलर कोई भी सब्जेक्ट की, उसके पहले का जितना भी पढ़ा था वो पूरा आपका रिवीजन हो जाना चाहिए और बहुत कम समय लगेगा पूरा रिवाइज करने में। क्यों? क्योंकि आप स्टार्टिंग से ही डेली रिवाइज कर रहे थे तो वो आपको याद हो जा रहा था। अब लास्ट दिन जब पूरे सब्जेक्ट को रिवाइज करोगे आप, तो आपको कम समय लगेगा, ड्यूरेशन रिड्यूस हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इस सब्जेक्ट को रिवाइज करते वक्त ड्यूरेशन को कम करना है, जिससे जब आपका एग्जाम होगा ना तब आपको वो सब्जेक्ट जल्दी रिवाइज हो जाए, ठीक है। तो ये तरीके से ये टेक्निक हमें फॉलो करनी है, ये वाला सेकंड पॉइंट आपको फॉलो करना है हर सब्जेक्ट के लिए। तब जाके जब एंडिंग में, जब आपका जिस दिन पेपर होने वाला है उसके 3 दिन पहले जब आप रिवीजन कर रहे हो तो आपके सारे सब्जेक्ट के रिवीजन कंप्लीट हो जाने चाहिए, ठीक है। चलिए थर्ड पॉइंट हम डिस्कशन करते हैं
अभी हमने डेली जो आपका जो भी सब्जेक्ट चल रहा था, पर्टिकुलर जो भी सब्जेक्ट चल रहा था, वो आपने रिवीजन कर लिया, ठीक है। अब डेली रिवीजन कर लिया, हम बच्चों को यही बोलते हैं कि आपको डेली जो भी टॉपिक पढ़ाया गया था उसको रिवाइज करने के बाद उसका पीवाईक्यू सॉल्व कर लो, क्योंकि जो हमारी पीवाईक्यू है उसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चंस दिए गए हैं पिछले साल के। तो आप क्या करिए, क्योंकि पढ़ाया जाता है टॉपिक वाइज, तो आपने जब उसको रिवाइज कर लिया तो आपको क्या करना है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। तो आपका क्या हुआ, डेली आपके पीवाईक्यू भी सॉल्व होती जा रही है पर्टिकुलर टॉपिक जो भी क्लास में डिस्कशन हुआ है, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस हमें फॉलो करनी है। अब एक वीक तक आपने बहुत सारा पढ़ लिया होगा पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। अब आपको एक वीक बाद एक दिन बैठकर जितना भी आपने पढ़ लिया था पूरा उसको रिवाइज कर लीजिए और उसका पीवाईक्यू सॉल्व कर लीजिए कंप्लीट, ठीक है। ऐसे करके आपको ये पूरी टेक्निक हर सब्जेक्ट के लिए फॉलो करनी है। क्लियर? अब मैं पीवाईक्यू के लिए बार बार क्यों बोल रही हूँ कि आपको इतने बार पीवाईक्यू सॉल्व करना है, क्यों? क्योंकि हमें भी पता है कि 40 to 50% क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं या फिर सेम कुछ डेटा चेंज कर देते हैं और क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर हमने बार बार पीवाईक्यू को रिवाइज करते गए, तो क्या होगा, हमें पीवाईक्यू याद हो जाएगी और जब उसका सॉल्यूशन आप रीड करोगे तो कभी कभी उन सॉल्यूशन से ही कोई नया दूसरा क्वेश्चन फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो बार बार इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि जो भी सेम डे पे क्लास लगी है सेम डे पे ही उसका पीवाईक्यू सॉल्व कर लो और नेक्स्ट डे के लेक्चर के लिए बैठ जाइए। फिर अगेन नेक्स्ट डे के लेक्चर को रिवाइज कर लीजिए और पिछला भी रिवाइज कर लीजिए और फिर से पीवाईक्यू सॉल्व कर लीजिए। ऐसे ऐसे करके हर सब्जेक्ट में आपको ये फॉलो करना है, क्योंकि पीवाईक्यू से 40 to 50% क्वेश्चंस रिपीटेड पूछे जाते हैं या फिर डेटा चेंज करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसलिए मैं बार बार फोकस करती हूँ कि पीवाईक्यू तो सॉल्व करना ही है ना। तो अब आपने क्या करा, लेक्चर पढ़ लिया पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, पीवाईक्यू भी सॉल्व कर ली है। अब तीसरा हमें क्या करना है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अब कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि उन्होंने चलिए थ्योरी तो पढ़ ली है ना, जो भी क्लास में पढ़ाया गया था वो नोट्स को रिवाइज कर लिया है, पीवाईक्यू भी सॉल्व कर लिया है, बट उनके पास समय होता है ना, क्योंकि वो कहीं जॉब नहीं कर रहे होते हैं, पास आउट स्टूडेंट्स होते हैं, है ना, और तो जॉब नहीं कर रहे होते हैं तो उनके पास समय ज़्यादा होता है। वो चाहते हैं कि मैं बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लूँ, तो उनको प्रैक्टिस क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो हम प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को, तो वो प्रैक्टिस कर लेते हैं उन पर्टिकुलर सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेते हैं। इससे क्या होता है ना कि आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे ना तो आपका रीच इंक्रीज होगा पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, है ना। उतना आप सोच पाओगे, उतना ज़्यादा आपको पता चल सकता है कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, है ना। तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हम प्रोवाइड करते हैं, वो आपको सॉल्व करना है। जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपका रीच इंक्रीज करेगा। क्लियर? तो हमने यहाँ से 4th पॉइंट भी कंप्लीट किया। अब आपने देखें, आपने थ्योरी पढ़ ली, पीवाईक्यू सॉल्व कर ली, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए हैं। अब आपको क्या करना है, टेस्ट देना है, ठीक है। तो हमारे यहाँ जो टेस्ट होते हैं, हम एडिक्लव ऐप है हमारा, हम उस पर स्टूडेंट्स के टेस्ट कंडक्ट कराते हैं, ऑनलाइन टेस्ट होते हैं, ठीक है। इसका जो पैटर्न होता है वो एकदम सेम होता है जीपीएससी के पैटर्न जैसा। जीपीएससी में आपने देखा होगा कि भाई नेगेटिव मार्किंग होती है, देन उसके बाद ई ऑप्शन होता है, 5 ऑप्शंस होते हैं जिनमें से ई ऑप्शन भी होता है, देन टाइमर। ये तीनों चीज़ें एडिक्लव ऐप में है। अगर आप इसके थ्रू टेस्ट देते हैं तो आपको तीनों पॉइंट्स देखने को मिलेंगे कि आपको टाइमर भी मिलेगा, देन ई ऑप्शंस भी मिलेगा एंड नेगेटिव मार्किंग भी होगी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अब आपने ये तीनों पॉइंट्स कर लिए हैं, अब आपको ये जो 5th पॉइंट है, अब असाइनमेंट हमें देना है। तो असाइनमेंट हम ऐप के थ्रू करवाते हैं, है ना। तो वो आप असाइनमेंट जब ही दीजिए जब आपने ये थ्योरी रिवाइज कर ली है, पीवाईक्यू सॉल्व कर लिया है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए हैं। तो उसके बाद अब आप असाइनमेंट सबमिट करना स्टार्ट करिए, ठीक है। असाइनमेंट्स दीजिए तो आपको पता चलेगा कि हमें पर्टिकुलर जो भी आपको टाइम ड्यूरेशन दिया गया है उसमें हम क्वेश्चंस कैसे सॉल्व कर पा रहे हैं। अब ये जो असाइनमेंट होता है ना, इसका जो ड्यूरेशन होता है लगभग 1 हफ्ते का होता है। फॉर एग्जाम्पल मंडे को हमने असाइनमेंट फ्लोट कर दिया तो हम सैटरडे तक टाइम देते हैं कि सैटरडे तक आप उस असाइनमेंट को सबमिट कर दें,
ठीक है। अब असाइनमेंट अकेले ऐसा नहीं है कि आपने टेस्ट दे दिया, क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया और सबमिट कर दिया, नहीं। आप टेस्ट देने के बाद आप क्या करिए, एनालिसिस भी करिए कि आप टेस्ट रिपोर्ट पर जाके देखिए आपके कितना मार्क्स आया है, ठीक है, और फिर कौन कौन से क्वेश्चंस गलत हुए हैं, उसमें क्या आपने ऐसा फॉर्मूला अप्लाई कर दिया था या कौन सी ऐसी ट्रिक आपने लगा दी थी कि आपके वो जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है वो गलत हो गया, ठीक है। तो वो आप टेस्ट रिपोर्ट पे जाके उस पर्टिकुलर क्वेश्चंस को चेक भी कर सकते हैं, और उस क्वेश्चन को आपको लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंट है तो अपनी थ्योरी जो नोटबुक कॉपी है उसमें नोट कर लीजिए। जितने बार भी आप उस थ्योरी को, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को रिवाइज करेंगे उतने बार ये क्वेश्चन भी आपका रिवीजन में आएगा। बट इस असाइनमेंट को सबमिट करने के लिए आपको 1 वीक का समय दिया है ना, मंडे टू सैटरडे आइदर संडे, ये अपने आप ये जो असाइनमेंट है वो क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो आपको ये ड्यूरेशन दी गई है। इतना ज़्यादा समय इसलिए दिया गया है क्योंकि यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स, अपन बात करें पास आउट्स होते हैं, है ना, जॉब कर रहे होते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स 2nd ईयर 3rd ईयर 4th ईयर वाले स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनको कॉलेज का भी सेम समय पे पढ़ना होता है, इसलिए हमने 7 दिन का समय दिया है कि आप असाइनमेंट को सबमिट कर सकते। अब इसमें क्या है, मिड सब्जेक्ट टेस्ट भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। अब मिड सब्जेक्ट टेस्ट का मतलब क्या है, जैसे सब्जेक्ट आपका आधा खत्म होता है ना तो मिड सब्जेक्ट टेस्ट हम बनाते हैं एडिक्लव्य पे और वो अपलोड हो जाता है, तो आपको अगेन 1 हफ्ते का समय दिया जाता है कि आप मिड सब्जेक्ट टेस्ट भी दे ले, है ना, और एनालिसिस कर पाए कि मेरा आधा सब्जेक्ट इंस्टीट्यूट की तरफ से खत्म हो गया है, मेरे को कितना आता है उसमें, वो आप एनालिसिस कर सकते हैं। तो उसको एनालिसिस करने के लिए एक टेस्ट होना चाहिए, तो उसके लिए हमने आधे सब्जेक्ट का टेस्ट रखा है। देन है फुल सब्जेक्ट टेस्ट। फुल सब्जेक्ट टेस्ट क्या है, पूरा सब्जेक्ट जो आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो चल रहा था, एक सब्जेक्ट वो पूरा खत्म हो जाता है तो आपको फुल सब्जेक्ट टेस्ट देना है ना। तो फुल सब्जेक्ट टेस्ट से आपको पता भी चल जाएगा कि आपको कितना वो सब्जेक्ट बन गया है, कितना सब्जेक्ट आपको समझ में आ गया है, और उसी से पता चलता है कि कितने बार हमें उसको फर्दर आगे रिवीजन में भी लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने क्या कर दिया, पूरा फुल सब्जेक्ट टेस्ट तक ये पूरा जो मैंने आपको समझाया है कि इस तरीके से हम फॉलो करते हैं, और स्टूडेंट को बोलते हैं कि आप ये टेक्निक को फॉलो करिए, इस तरीके से स्टडी करिए। लास्ट में आप देख रहे होंगे टेस्ट सीरीज। स्टूडेंट का एडमिशन होता है तभी स्टूडेंट को टेस्ट सीरीज दे दी जाती है, लेकिन अब हम बताते हैं आपको वो टेस्ट सीरीज से टेस्ट कब देना है ना। कुछ स्टूडेंट स्टार्टिंग में ही देने लग जाते हैं, नहीं, जब आपने वो सब्जेक्ट अभी पढ़ा ही नहीं है अच्छे से, या फिर एक ही बार पढ़ा है और आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के टेस्ट देने लग जाओगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। जब तक आप 6 से 7 बार एक सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ ना लें तब तक टेस्ट सीरीज नहीं देनी चाहिए। आप बार बार उस सब्जेक्ट को पहले एक बार अच्छे से पढ़ लिया, ये पूरा आपने जो मैंने आपको बताया फ्लो चार्ट, इस तरीके से आपने पढ़ाई कर ली एक बार, फिर अब जब आपको टारगेट दिया जाएगा मेंटरिंग के दौरान, जब आपको टारगेट दिया जाएगा तब आपको बोला जाएगा कि वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट को अब आपको रिवीजन करना है, और साथ में दूसरा जो भी लाइव लेक्चर चल रहा है उसको अटेंड करना है, और जो हो गया था सब्जेक्ट उसको प्रॉपर रिवीजन करना है। ऐसे कर करके ये जो पर्टिकुलर जो भी सब्जेक्ट था जो चल रहा था वो आपका 7 से 8 बार रिवीजन हो जाना चाहिए, तब जाके उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का आप टेस्ट सीरीज देने जाएंगे, तभी आपको इफेक्टिव रिजल्ट नजर आएगा। समझ में आई बात, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का। पहली बार में ही पढ़ के टेस्ट दे दोगे तो मार्क्स बहुत कम आ जाएंगे, डीमोटिवेट हो जाओगे, है ना। तो जब तक आपसे 7 से 8 बार सब्जेक्ट रिवीजन ना हो जाए तब तक टेस्ट सीरीज नहीं देना है। तो अब डाउट अराइज होता है कि मैडम फिर कब देना है, कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए हम है ना मेंटर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, आपको बताते हैं कि आपको कैसे पढ़ना है। फ्लो चार्ट तो बता दिया है आपको कि इस तरीके से पढ़ना है, बट इसको फॉलो भी तो करना है ना। फॉलो करने के लिए साथ में एक मेंटोर भी तो होना चाहिए कि जो आपको गाइड करे कि बेटा ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट लाइव चल रहा है और ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट को आपको टारगेट में लेके खत्म करना है ना। हमारे नए बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, अगर आपको ज्वाइन करना है बैच को तो ये 2 कॉन्टैक्ट नंबर मैंने आपको शेयर किए हुए हैं, आप इन 2 नंबर पे बात करके कांटेक्ट कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं बैच को, है ना। उसके लिए एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक भी प्रोवाइड की है, आप उस पर क्लिक करेंगे, फॉर्म फिल करेंगे तो
हमारी जो टीम है वो आपको कांटेक्ट करेगी और आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको PYQ परचेस करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी भी लिंक गिवन है, आप उधर पर जाके PYQ को परचेस कर सकते हैं या फिर कांटेक्ट कर सकते हैं इन 2 नंबर पे। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब आपको करना क्या है, वीडियो को आप लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए जिससे बाकी के स्टूडेंट्स भी तैयारी कर सके। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।